ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बायोलॉजी का नोट है उसी का चैप्टर नंबर 2 हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू यानी ऊतक विज्ञान के सभी प्रश्न को रिवीजन करते हैं। आंसर को पहले हम हाईलाइट कर दिए हैं ताकि वीडियो कम समय में उपलब्ध हो सके। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप और कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे ऊतक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान उत्पत्ति और समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। बहुकोशिकीय में ये नहीं पाया जाता है। पादप तथा जंतु दोनों एक ही ऊतक पाए जाते हैं। पादप तथा जंतु दोनों में एक ही ऊतक पाए जाते हैं। तो 1 और 3 कथन इसका सही है, 2 गलत है। आंसर इसका डी हो गया। पौधा और जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती हैं, फिर दोनों के ऊतकों के एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? पौधा तथा जंतु दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान ही होती हैं, फिर भी दोनों के ऊतक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, परंतु जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। यह कथन सही है। पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। यानी पौधा जहाँ पर स्थित है वहीं पर स्थित रहेगा, ना कि एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन जंतु जो है एक स्थान से दूसरे जगह विचरण करते हैं। यह कथन सही है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। यह भी कथन सही है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्र में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। यह भी कथन सही है। जंतु तथा पौधे के अंतर्गत बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जंतु तथा पौधे के अंतर्गत की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं। यह कथन सही है। कुछ ऊतक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। कुछ ऊतक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती हैं। यह भी कथन सही है। अतः 1 और 2 दोनों सही हैं। पादप में विभोजोत्की ऊतक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पादप में विभोजोत्की ऊतक के बारे में कौन सा कथन सही है? इन ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। इन ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है। कथन डी सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभोजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभोजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? पहले सही कौन कौन है इसको देखते हैं। यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। इस ऊतक की कोशिका रसघानी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। नहीं, इसमें रसघानियाँ नहीं पाई जाती हैं। यही कथन गलत है। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। ये कथन सही है। इन कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ये भी कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर बी हो गया।
शीर्ष विभोजोत की उत्तरदायी है लंबाई के वृद्धि के लिए। शीर्ष विभोजोत की उत्तरदायी है लंबाई के वृद्धि के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है लंबाई के वृद्धि के लिए होता है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शीर्ष विभोजोत की है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शीर्ष विभोजोत की उत्तक है। संबंध उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभोजोतकी का। संबंध उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभोजोतकी का उदाहरण है। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी है पार्श्व विभोजोतकी है। किसी पौधे के तने के घेरों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी है पार्श्व विभोजोतकी उत्तरदायी होती है। कथन में विचार कीजिए। पौधे अस्थायी उत्तक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। सही बात है, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभोजोतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है। ये भी कथन सही है। विभोजोतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधा में अस्थायी उत्तक बनता है। ये भी कथन सही है। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियम। एक बीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है कैम्बियम नहीं होता है। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभोजोतकी कहते हैं क्योंकि यह पौधा के जीवन चक्र प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं तो शीर्ष विभोजोतकी और अंतःवेशीय विभोजोतकी होता है, यानी डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभोजोतकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। शीर्ष विभोजोतकी और अंतःविभाजोतकी होता है। कथन डी इसका सही है। 1 और 3 सही है। संबंध उत्तक का निर्माण किस विभोजोतकी के द्वारा होता है पार्श्व विभोजोतकी के द्वारा। संबंध उत्तक का निर्माण किस विभोजोतकी के द्वारा होता है पार्श्व विभोजोतकी के द्वारा। संबंध मृदुत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं सरल उत्तक सिंपल टिश्यू हैं। मृदुत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं सरल उत्तक सिंपल टिश्यू हैं। निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है तो जीवित कोशिका मृदुत्तक में और स्थूल कोण उत्तक में। निम्नलिखित में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है मृदुत्तक में और स्थूल कोण उत्तक में। दोनों में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। मृदुत्तक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। मृदुत्तक का मुख्य कार्य है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। वायुत्तक किन पौधे में पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में। वायुत्तक किन पौधे में पाया जाता है हाइड्रोफाइट्स में। जलोभिद निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं वायुत्तक के कारण। जलोभिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं वायुत्तक के कारण जल में तैरते हैं। वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिका जीवित होती है भित्ति सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर ओलिग्नी स्थूल मिलते हैं कोलेनकाइमा है। वह उत्तक कौन सा है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और भित्ति सेलुलोज या पैक्टिन की बनी होती हैं और कोनों पर ओलिग्नी स्थूलन मिलते हैं कोलेनकाइमा होता है कोलेनकाइमा है। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है बड़े बड़े वृक्ष में नहीं स्थूल कोण उत्तक। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है बड़े बड़े पौधों में नहीं स्थूल कोण उत्तक। तरुण पौधे का मतलब यानी शाकीय पौधा होता है। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक है स्थूल कोण उत्तक। शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूरजमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन है स्थूल कोण उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं स्थूल कोण उत्तक नहीं रहते हैं बल्कि मृदुत्तक और वायुत्तक और दृढ़ उत्तक ये सब उपस्थित होते हैं लेकिन स्थूल कोण उत्तक ये जो है कि
जड़ में उपस्थित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? दृढ़ ऊतक। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? दृढ़ ऊतक की। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने और इस नम्रता के कारण किसकी बहुयता को माना जा सकता है? दृढ़ ऊतक। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने की इस नम्रता के कारण किसकी बहुयता को माना जाता है? दृढ़ ऊतक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक की। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक की होती है। फलों और बीज का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार किया जाता है? दृढ़ ऊतक के द्वारा। फलों और बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार किया जाता है? दृढ़ ऊतक के द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? कॉर्क कैम्बियम से। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेकर्स सुबेर से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेकर्स सुबेर से। मृदुतक की कोशिकाएं होती हैं गोलाकार। मृदुतक की कोशिकाएं होती हैं गोलाकार। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी और जो है सिरों पर नुकीली होती हैं, ये नहीं पाया जाता है। पाया जाता है कौन कौन? यह मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है, यह पाया जाता है। इनकी भित्तियां में लिग्निन विद्यमान होती हैं। दृढ़ में जो है दृढ़ कोशिका में भित्तियां में लिग्निन विद्यमान होती है। इन कोशिकाओं में मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती हैं, ये भी होती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में बहुत लंबी और नुकीली होती हैं, ये नहीं होती हैं। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभोजोत्की ऊतक और दृढ़ ऊतक में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? विभोजोत्की ऊतक और दृढ़ ऊतक में नहीं पाया जाता है। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं? तो इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। यही कथन गलत हैं। यही कथन गलत है। यह जीवद्रव्य नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जीवद्रव्य इसमें सूख जाता है और पाया क्या जाता है? यह विद्युत रोधी और उष्मा रोधी होते हैं, ये होता है। ऑप्शन सी। इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है, ये भी सही है। यह हल्का होता है और एवं जल्द ही आग नहीं लगाती है, ये भी कथन सही है। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। आर्किडीज के बिलामेन ऊतक होते हैं मूल में। आर्किडीज के बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। पौधा के सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म, एपिडर्मिस कहते हैं। सूक्ष्म स्थान पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? सुबेरिन। सूक्ष्म स्थान पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? सुबेरिन होता है। त्वचाजन ऊतक और शीर्ष अस्थ विभोजोत्की से बनता है। यह निम्नलिखित में किससे विकसित होता है? बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। त्वचाजन ऊतक शीर्ष
अस्त विभोजोतकी से बनता है? यह निम्नलिखित में किससे विकसित होता है? बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग में का निर्माण करता है? ग्राउंड ऑफ और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ग्राउंड ऑफ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में एपिडर्मिस में। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे परत को क्या कहते हैं? पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स कहते हैं। पौधे के अंतःस्थ त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को क्या कहते हैं? उसे परिरंभ कहते हैं। उसे परिरंभ कहते हैं। कैम्बियम के संबंध में निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहले देखते हैं सही कौन कौन है। यह कैम्बियम जो है जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है, ये कथन सही है। और एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है, ये कथन गलत है। एक या कई परत पर का बना होता है, एक या कई परतों का बना होता है, ये कथन सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली आयताकार की होती है, ये भी कथन सही है। तो कह रहा था इसमें कैम्बियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पौधे में पाया जाता है, ये नहीं। इनमें से एक बीजपत्री के जाइलम और फ्लोएम के पौधा में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण और मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं? तो कॉर्टेक्स, परिरंभ और मज्जा और पीत किरणें। निम्नलिखित में कौन सा परत या मूल उत्तक के तंत्र में के अंतर्गत शामिल हैं? तो कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पीत किरणें, ये सब शामिल हैं। पौधे के भरण और उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं भोज पदार्थ का निर्माण तथा संग्रह करना। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं भोज पदार्थ के निर्माण तथा संग्रह करना। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो इडियोप्लास्ट। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? इडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बायलैटरल कहते हैं। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो बाइकोलेटरल कहते हैं। आर्य संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री के पौधे के जड़ में। आर्य संवहन बंडल कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पौधे के जड़ में पाया जाता है। पौधे के स्टील के परत में शामिल होते हैं। पौधे के स्टील के परत में शामिल होते हैं परिरंभ, संवहन, मूल होगा और मज्जा, ये पाया जाता है। परिरंभ, संवहन, मूल और मज्जा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। वार्षिक वलय या वृद्धि में शामिल होते हैं बसंत काष्ठ, शरद काष्ठ दोनों में। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों समय में होता है। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतरंभीय अर्धा के कारण। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतरंभीय अर्धा के कारण। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु 50 वर्ष होगा। एक वृक्ष के पुराने तने में अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो वृक्ष की आयु 50 वर्ष होगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु भिन्नता नहीं होती है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग
भाग जो मजबूत घना गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन और सरील, और इनमें से सभी को कहते हैं, सभी कहते हैं। पुराने पेड़ में जब काटे जाते हैं तो बीच में केंद्रीय भाग जो मजबूत और घना गहरे कत्थई रंग का हो जाता है उसे कहते हैं हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन और सरील यानी साल, ये सभी कहते हैं। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती हैं, ये कथन सही है। रस, इस क्वेश्चन में जो है ना सर भी नहीं बताए थे, अतः इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा 62 नंबर प्रश्न को। यदि सन 2000 ईस्वी में एक वृक्ष की में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंची पर लगाई गई है, सन 2021 में यह कील कितनी ऊंची पर होगी? यदि एक वृक्ष प्रति वर्ष 5 इंच लंबाई बढ़ता है तो वही 7 फीट पे ही होगी, जहां पर वो कील ठोकेगी कील वहीं पर रहेगी। जटिल उत्तक बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होता है भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। चालनी नलिका सकोशिका पाई जाती है। चालनी नलिका तथा सकोशिका पाई जाती हैं फ्लोएम में। चालनी नलिका तथा सकोशिका पाई जाती हैं फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्व से होता है? 4 तत्व से। जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण कितने तत्व से होता है? 4 तत्व से होता है। संबंध उत्तक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभोजोत्की से। संबंध उत्तक का निर्माण किससे होता है? पार्श्व विभोजोत्की से। इनमें कौन सा जाइलम तत्व नहीं है? तो साइब टिश्यू ट्यूब ये नहीं है। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? साइबेट ट्यूब नहीं है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिकाएं और वाहिकाओं से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिकाएं और वाहिकाएं से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती हैं? तो विहनिकाएं और वाहिकाएं, ए और बी दोनों होगा। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? विहनिकाएं और वाहिकाएं, ए और बी दोनों आंसर होगा। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुत्तक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुत्तक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुत्तक का। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुत्तक का। फ्लोएम का कौन सा तत्व जो मृत कोशिका का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व जो मृत कोशिका का बना होता है? वाष्ट तंतु का। वाष्ट तंतु का। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थ के संबंध में भाग लेता है? चालनी नलिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थ के संबंध में भाग लेता है? चालनी नलिका। चालनी नलिकाओं में भोज पदार्थ के संवहन में मदद करता है सकोशिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी नलिका के बीच। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी नलिका के बीच। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं जल वहन के लिए। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार हैं जल वहन के लिए। शाखाओं से पत्ती किन कारण झड़ जाती हैं? कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाने से। शाखाओं के से पत्ती किन कारण झड़ जाती हैं? कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाने से। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी को अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी को अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने किया था। निम्नलिखित में किस
प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है एपिथेलियम। निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है एपिथेलियम कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है उपकला एपिथेलियम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक घाव को भरने में सहायक होता है उपकला एपिथेलियम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है कुबेंडल एपिथेलियम। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है कुबेंडल एपिथेलियम। अंगों का विसरण और स्रवन तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन है एपिथेलियम। अंगों के विसरण स्रवन तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक एपिथेलियम उत्तक है। त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की एपिथेलियम। त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होती है सल्की एपिथेलियम। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं स्तंभाकार उत्तक। निम्नलिखित में किस एपिथेलियम उत्तक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया में पाए जाते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होती है। नहीं, कम नहीं होता है, यानी कोई स्थान नहीं होता है, यह कथन गलत है। एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है और अंतराकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, यह कथन गलत है। इसमें कोई स्थान नहीं होता है। संयोजी उत्तक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में एक दूसरे के करीब सटी होती है। नहीं, अंतराकोशिकीय इसमें पाया जाता है। तो कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। सल्की एपिथेलियम का प्रमुख कार्य है सुरक्षा करना। पक्षाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। पक्षाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया तथा गर्भाशय में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा दो मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है एरियोलर उत्तक। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है एरियोलर उत्तक कार्य करता है। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है वसा उत्तक के कारण। मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है वसा उत्तक के कारण। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है वसामय उत्तक। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है वसा उत्तक। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है वसा उत्तक का। ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है तो वसा उत्तक का बना होता है। निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती हैं वसा संयोजी उत्तक एपिडोस टिश्यू में। निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिका में वसा की बूंदें भरी रहती है वसा संयोजी उत्तक एडिपोस टिश्यू में भरा रहता है। निम्नलिखित में उत्तक कौन है तो उत्तक रुधिर है, यानी रक्त जो एक उत्तक है। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक है रुधिर। निम्नलिखित में कौन उत्तक का उदाहरण है लसिका। कौन एक उत्तक का उदाहरण है लसिका। निम्नलिखित में कौन संयोजी उत्तक हैं अस्थि उपास्थि और लिगामेंट। ये सभी संयोजी उत्तक हैं। कौन एक संयोजी उत्तक हैं अस्थि उपास्थि लिगामेंट एक संयोजी उत्तक हैं। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है वसामय उत्तक। कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होता है वसा उत्तक। श्वेत और पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर उत्तक में। श्वेत एवं पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर उत्तक में। कोल्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं उपास्थि में। कोल्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं उपास्थि में। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय उत्तक से। टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय उत्तक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु उत्तक से। लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय उत्तक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक हैं संयोजी उत्तक हैं। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक हैं संयोजी उत्तक हैं। टेंडन
को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। ये कथन सही है। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरे मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को जोड़ने का कार्य करती है। ये भी कथन सही है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सेबर्सियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अस्तनी के त्वचा के डर्मिस में। सेबर्सियन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अस्तनी की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ स्रावित होता है? आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? आंसू। आंसू स्रावित होता है। किस ऊतक से तलबे, खुर और सींग बने होते हैं? कीरेटिन के। किस ऊतक के से तलबे, खुर और सींग बने होते हैं? कीरेटिन से। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं अस्थि में। ओस्टियोब्लास्ट नामक कोशिकाएं उपस्थित होता है अस्थि में। कोर्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। कोर्डियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है उपास्थि में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले जो निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन को स्रावित करता है? तो मास्ट कोशिका। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन को स्रावित करता है? तो मास्ट कोशिका करता है। निम्नलिखित में कौन पीलिया, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो जलाबंध संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में कौन पीलिया, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? जलाबंध संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंख के पलक पर। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आंख के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। इसका कारण है चर्म में वसा ऊतक कमी के कारण। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है। इसका कारण है चर्म में वसा ऊतक कमी के कारण। नाभिरज्जु है एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक। नाभिरज्जु है एक भ्रूणीय संयोजी ऊतक। हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है अस्थनि के अस्थि में। हेबर्सियन तंत्र पाया जाता है अस्थनि के अस्थि में पाया जाता है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रिया में। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है एलर्जी प्रतिक्रिया में। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग होता है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन है। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कोलेजन है। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल उपास्थि होता है। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल उपास्थि है। बाह्यकर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल उपास्थि है। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेवार ऊतक पेशी ऊतक हैं। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेवार ऊतक पेशी ऊतक हैं। सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सर्कोप्लाज्म नमक तरल पाया जाता है पेशी ऊतक में। सर्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है पेशी ऊतक में। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक हैं। आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? तो पेशी ऊतक हैं। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक आरेखित पेशी है। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक आरेखित पेशी है। इंटरकोलेस्ट्रॉल डिस्क उपस्थित होता है हृदय पेशी में। इंटरकोलेस्ट्रॉल डिस्क उपस्थित होता है हृदय पेशी में। निम्नलिखित में कौन सा पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी। कौन सा पेशी ऐच्छिक पेशी है? रेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? पेशी ऊतक में। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कॉर्डिक पेशी। किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो कार्डियक पेशी में नहीं होता है। शरीर के कुल भार का
लगभग 50% भाग रेखित पेशी का होता है। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन का। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन का। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होती है तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका कोशिका का जन्म के बाद मानव में विभाजन नहीं होती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाता है? इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं को क्या कहते हैं? इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में। रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका में पाए जाते हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? इसे सिनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के हेक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के हेक्सोन से और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। बायोप्सी संबंधित हैं परीक्षण के लिए ऊतक शरीर को अलग करने के लिए। बायोप्सी संबंधित हैं परीक्षण के लिए ऊतक के शरीर से अलग करने के लिए संबंधित हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे उसको रिवीजन कर लिया गया है और अगले चैप्टर का जो है पुनः हम वीडियो लेके आएंगे। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद।